हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल क्लब में आप सभी का स्वागत है। और हिंदी वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको इस बार जो लेक्चर्स मिलेंगे वे इंडिविजुअल सेपरेट मिलेंगे, इंग्लिश में अलग मिलेंगे, हिंदी में अलग मिलेंगे। ठीक है। मैंने बहुत सारा सोचा कि यार क्या करूं, हिंदी इंग्लिश बहुत पढ़ाऊं। बहुत पढ़ाता हूं तो हिंदी रह जाती, हिंदी पढ़ता हूं तो इंग्लिश रह जाती। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि लेक्चर छोटे होंगे बट बोथ लैंग्वेज में आपको इंडिविजुअल प्रोवाइड होंगे, और हर एक यूनिट जैसे ख़त्म होगी तो आपको दोनों लैंग्वेज में आपको हिंदी की पीडीएफ भी प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, जो कि मेरे टेलीग्राम में होगी सिविल क्लब में। तो समय वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही प्रिसाइजली मैं बता दे रहा हूँ कि आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझनी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड किया है, नो डाउट। देखिए इस तरह क्वेश्चन आंसर सब इंक्लूड किया है मैंने। तो हम लोग क्लास टॉपिक में तो क्वेश्चंस करते ही जाएंगे, और साथ ही साथ क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया स्ट्रेटजी वाले में कि अगर हमने आज जो पढ़ा है उसके मिनिमम 10 to 20 क्वेश्चन जो भी होगा हम कल क्या करेंगे, रफली इसे रिकॉल करेंगे और उस क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सिस्टम है, इस तरह हम वर्क करेंगे। और हिंदी वाले स्टूडेंट डोंट वरी, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश के लेक्चर भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश से जल्दी आ जाती हैं समझ में, हिंदी में टाइम लग जाता है। बट डोंट वरी, आपको हिंदी में भी लेक्चर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है, पहला यूनिट का पहला चैप्टर आपका आ रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट आर अनवांटेड। देखिए मैं यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि पुल टू पुल मैं पूरा एसेंट इंग्लिश ही यूज करूँगा, डोंट वरी। मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगा, और चीज़ें जब इंटर रिलेट होकर होती है ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है वो सॉलिड वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होता है सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट क्या है? एक अनवांटेड एंड डिस्कार्डेड मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम एवरीडे हाउस होल्ड गार्बेज टू हैजार्डस सब्सटेंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि सर क्या ही थ्योरी पढ़ा रहे हैं, मगर यार ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, नो डाउट। ठीक है, तो इसमें कोई वो उसकी बात नहीं है। ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? तो कह रहा है कि जो भी अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल्स होते हैं, अनवांटेड डिस्कार्डेड मटेरियल का मतलब है कि जो हम सामग्री वगैरह फेंक देते हैं, जो अपशिष्ट वगैरह हम फेंक देते हैं, जो और रेंजिंग फ्रॉम एवरीडे हाउस होल्ड गार्बेज, जो हमारे गार्बेज वगैरह होते हैं वहाँ से, जो हाउस होल्ड से जो हमारे रोज़मर्रा के जो घरेलू कूड़ेदान होता है, सब्जी वगैरह जो हम फेंक देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से सॉलिड वेस्ट कह सकते हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सर सॉलिड वेस्ट क्या होता है? देखो यार, आज की थ्योरी तो ज़्यादा लिखने का इसमें मोटिव नहीं है, मैं चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, आप उसको सुनते जाइए और अपनी ये देखते जाइए। सॉलिड वेस्ट आर द वेस्ट अराइजिंग, एक्चुअली डिजिटल पेन मेरा थोड़ा ख़राब, मैंने ऑर्डर किया है, आजकल में आ जाएगा, तो फिर मैं राइटिंग भी करता जाऊँगा क्या इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड वेस्ट आर ऑल द वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज that are normally solid and that are discarded as useless and unwanted. It mean to say, क्या कह रहा है कि सर जो आपके अवशिष्ट हैं, हिंदी में अपशिष्ट बोलते हैं सॉलिड पदार्थ को, तो जो मानव के द्वारा, जो पशुओं के द्वारा या अदर कारणों के कारण जो आपके बेकार और अवांछित का मतलब होता है जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके रूप में जो त्याग देते हैं वही सारे आपके सॉलिड वेस्ट आ जाते हैं। ठीक है। कहाँ से फॉर्म होते हैं? ह्यूमन से फॉर्म होते हैं, एनिमल से फॉर्म होते हैं, और नॉर्मली सॉलिड आर डिस्कार्डेड है अनलेस या अनवांटेड। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ इंडियन रिफ्यूजेज इज जनरली higher than that of developed countries, and hence the Indian refuge can be carried efficiently and economically by mechanical transport. ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें मतलब कह रहा है कि जो भारत के हमारे जो प्रोसेस है कूड़े का, जो यांत्रिक परिवहन होता है, हम उसे क्या करते हैं, कूड़े को क्या है, बहुत कम कैलोरी मान, ठीक है, कूड़े का क्या होता है, जो कैलोरी मान होता है बहुत कम होता है, ठीक है, बल्कि इसकी नमी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इंडियन रिफ्यूज इज मच स्मॉलर एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। तो ये आपको पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है इन द सेंस
कि एक्चुअली ये पॉइंट इसलिए याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर इन इंडियन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारा जो रिफ्यूज होता है, जो वेस्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्मॉलर फॉर्म में होता है, बट मॉइस्चर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो रिफ्यूज वर्ड आ रहा है, मैं आगे उसकी डिफिनीशन ऐड की है, मैं आपको समझाऊंगी। रिफ्यूज इज ऑफन यूज टू इंटरचेंजेबली विद टर्म्स सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब बात देखो तो ओवरऑल अगर देखा जाए एजेंडा की क्या समझ में आया ओवरऑल कि सर यहाँ पे क्या कहना चाहता, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो सॉलिड वेस्ट है हमारे ह्यूमंस के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा जो वेस्ट फॉर्म में हम उसे एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या अब सॉलिड वेस्ट ही होते हैं। अच्छा, अब सॉलिड वेस्ट को बाइफरकेट करते हैं तो आगे देखते हो तो सॉलिड वेस्ट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं आपके। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की, तो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट आपका 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट वन इज आपका क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और सेकेंड वन होता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। कैसा है, एक हेट्रोजीनस में, हेट्रोजीनस का मतलब होता है विषम मिश्रण, विषम मिश्रण जिसे कहते हैं हेट्रो, होमोजीनियस मतलब सम्मिश्रण और विषम मिश्रण। तो कह रहा है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ, क्या कह रहा है, इज अ वेरियस काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट विच आर नॉट ट्रांसपोर्टेड विद वाटर एज सीवेज। सर ये एक ऐसा इस प्रकार का विषमांगी या विषम मिश्रण पदार्थ होता है या अपशिष्ट होते हैं जो हमारे पानी के साथ या पानी के साथ जो सीवेज में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की वेस्ट को हम लोग सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद बात करते हैं सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड मेनली कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से आता है, तो होम से, घरों से आता है, ऑफिस से आता है, स्कूल से आता है, हॉस्पिटल से आता है, होटल से आता है एंड पब्लिक प्लेसेस। द कॉमन आइटम इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फूड हो सकता है, फूड स्क्रैप्स हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो गया, मेटल्स हो गया एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल चीज़ें होती है वो सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगी, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब जब हम इम्प्रॉपर डिस्पोजल, जब हमारा डिस्पोजल इम्प्रॉपर होता है, बहुत ही सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, तो दैन कैन बी पॉल्यूट वाटर। तो वो क्या करता है आपका सॉलिड वेस्ट, वाटर को पॉल्यूशन करता है, साथ ही साथ एयर को पॉल्यूट करता है और क्रिएट ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ पेट्स एंड पोज, जो कि आपके हेल्थ के लिए क्या होता है, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके साथ ही साथ अगला पॉइंट कह रहा है इट में इंक्लूड द बायोडिग्रेडेबल फूड वेस्ट कॉल्ड गार्बेज। देखो भैया सारे पॉइंट एक साइड हैं और ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। ये पॉइंट एक साइड कह रहा है कि जो भी वेस्ट, फूड वेस्ट, जो फूड वेस्ट या जो भी वेस्ट आपका बायोडिग्रेडेबल होगा उसे हम गार्बेज कहेंगे, और जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा जस्ट लाइक का पेपर हो गया, ग्लास हो गया, रेजेज हो गया, मेटल्स आइटम हो गए, ये सारे के सारे आपके रबिश कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, उन्हें हम कचरा बोलते हैं, कचरा को हम लोग इंग्लिश में गार्बेज बोलते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसे हम करकट बोलते हैं, करकट को इंग्लिश में हम लोग रबिश बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसको डिफाइन किया गया है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहाँ पे बात होती है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कंप्राइजिंग द सॉलिड वेस्ट। मैं थोड़ा स्पीड से चलूँ क्योंकि थ्योरी है और इसकी पीडीएफ भी आपको यूनिट वाइज मिल जाएगी, तो अभी तो आप तो यहीं से देखिए कि क्या ही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल कंप्राइजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, फूड वेस्ट आ जाता है। अब फूड वेस्ट की बात की जाए तो फूड वेस्ट में क्या क्या आता है आपका, तो फूड वेस्ट में आपके एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रेजिड्यू आल्सो कॉल्ड, जिसे हम गार्बेज बोलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द हैंडलिंग, प्रिपरेशन, कुकिंग, ईटिंग ऑफ फूड, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, जो भी इन सब चीज़ों से निकलते हैं उन्हें फूड वेस्ट कहते हैं। रबिश क्या होता है, रबिश कहाँ से आता है, देखो ये कंबस्टिबल भी होता है, नॉन कंबस्टिबल सॉलिड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर रबिश को हम किस प्रकार का सॉलिड वेस्ट कहेंगे, कंबस्टिबल कहेंगे कि नॉन कंबस्टिबल कहेंगे। ठीक है, तो कंबस्टिबल का मतलब होता है दहनशील और नॉन कंबस्टिबल का मतलब होता है अदहनशील या जो जलता नहीं है। ठीक है, सो एक्सक्लूडिंग द फूड वेस्ट, किसको हटाकर, फूड वेस्ट को हटाकर जितने भी कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल वेस्ट होते हैं एंड अदर क्या है बायोडिग्रेडेबल,
ठीक है। पेट्रिसिबल माने बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टिपिकली कंबस्टिबल रबिश कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल सच एज, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, रबड़ हो गया, लेदर हो गया, वुड हो गया। तो इस तरह करके बहुत सारे आपके आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन कंबस्टिबल की बात करें तो नॉन कंबस्टिबल रबिश कंसिस्ट ऑफ आइटम्स सच एज ग्लास क्रॉकरी, टिन कैंस, एल्युमिनियम कैंस, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, डर्ट एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट। ये सारे के सारे आपके नॉन कंबस्टिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बताऊँ कि सर यहाँ पे हमें याद करने वाली क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको क्या चीज़ आपको ज़्यादा याद रखनी है कि सर कंबस्टिबल में कौन कौन से वेस्ट आते हैं। तो जो जल पाए, आप कॉमन से लगा जो वेस्ट हमसे कंबस्ट हो सके, जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, रबर, ये सारे कंबस्टिबल में आएंगे। अगर नॉन कंबस्टिबल की बात करें तो क्रॉकरी हो गया, टिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद फेरस हो गया, नॉन फेरस मेटल हो गया, ये सारे नॉन कंबस्टिबल हो गए। अदर में देखा जाए तो उसके अलावा भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, मगर मैंने कुछ स्पेशली वेस्ट को और इंक्लूड किया, जिसमें से आपका यहाँ पे जो आ रहा है वो एक है आपका एसेस एंड रेजिड्यू, उसके बाद डोमिलेशन एंड कंस्ट्रक्शन वेस्ट, स्पेशल वेस्ट एंड ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या आता है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जो इंडस्ट्री से जनरेट होते हैं उसे इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑल द 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में 3 टाइप्स के वेस्ट होते हैं, जिसमें आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैसेस होते हैं, आर जनरेटेड। द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्रीज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अब देखो इसको अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहला नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट, दूसरा हैजार्डस, जो मतलब कि नुकसान पहुंचाता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता है, मतलब जो डेंजरस है और एक डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन हैजार्डस वेस्ट के लिए। आप लोग बचपन से भी पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, बट यही है कि सिलेबस में है तो हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है। तो नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट में क्या होता है, तो द नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। अब देखो नॉन हैजार्डस सॉलिड, अब देखो क्वेश्चन यहीं से बना देगा, पूछ देगा कि बताओ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं कि हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो अब नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट में 2 टाइप्स अगेन होते हैं, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है, तो मेजर इंडस्ट्री अर्बन एरियाज डैट जनरेट द सब्सटेंशियल अमाउंट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो आपके शहरी इलाके होते हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह फॉर्म होती है, तो वहाँ पे जितने भी बायोडिग्रेडेबल क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, वो क्या है, नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, कॉटन मिल इंडस्ट्री हो गई, पेपर मिल इंडस्ट्री हो गई, शुगर मिल इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल फैक्ट्री हो गई, कुछ जो कि नॉन जो मतलब नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत ऐसे इंडस्ट्री आएगी जिसका वेस्ट हमारे लिए हानिकारक नहीं है, मतलब नुकसानदायक नहीं है, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल कर सकते हैं, मतलब हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, हम उसको डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वही वेस्ट होते हैं जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी हम किसके अंतर्गत हैं, हम नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत क्या होंगे कि सर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट होंगे, इंडस्ट्रियस यूजुअली रिफर्ड टू एज इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट। तो जो आपके इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट होंगे वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। और अच्छे से जानते हैं नीचे, दे आर यूजली प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री लाइक थर्मल प्लांट, जो आपके थर्मल प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूस कोल एस, जैसे कि कोल एस हो गया, इंटीग्रेटेड आयरन हो गया, स्टील प्लांट से जो वेस्ट निकला, जो प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से, जो सीमेंट वगैरह एरिया में तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, वो उस टाइप का वेस्ट आपका, स्टील मेल्टिंग स्लैग, नॉन फेरस इंडस्ट्री लाइक एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर। तो ये सारी जगह से
जो हमें वेस्ट फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहली बात ये नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्वायरमेंट में अगर हम इन्हें खुला छोड़ दें तो ये अपने आप डिग्रेड नहीं होंगे, मतलब अपने आप डिकम्पोज नहीं होंगे। ऐसे वेस्ट या ऐसे इंडस्ट्री से निकले हुए वेस्ट हमारे लिए किस प्रकार के होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं हैजार्डस सॉलिड वेस्ट की। अब यहाँ पे हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के क्या कह रहा है, ये क्या होता है कि सम ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज आर डीम्ड एंड हैजार्डस वेस्ट बिकॉज द सर्टेन सब्सटेंसेस दैट आर टॉक्सिक टू प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आर फ्लेमेबल, कोरोजिव नेचर के, एक्सप्लोसिव नेचर हो, हाईली रिएक्टिव केमिकल हो, ये सारे के सारे किस में आएंगे? आपके केमिकल हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आए। मतलब जैसे जो भी प्लांट्स आपका टॉक्सिक प्लांट्स हो गए, जैसे जहाँ पे आपकी गैसेस वगैरह फॉर्म होती है, या न्यूक्लियर प्लांट हो गया, थर्मल प्लांट हो गया, कुछ हद तक एनिमल्स, ह्यूमंस आर फ्लेमेबल जो कि ज्वलनशील हो सकते हैं, कोरोजिव हो सकते हैं, एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, या हाईली रिएक्टिव कोई केमिकल फैक्ट्री है उससे निकला हुआ वेस्ट आपका क्या होगा? हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखो, अब वेस्ट आर क्लासिफाइड एज हैजार्डस इट्स एग्जिस्ट एनी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अगर मान लो कि आपका वेस्ट हैजार्डस सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आता है तो उसमें किस किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? तो पहले क्या होगा? इग्निटेबिलिटी होगा। ठीक है, पहला क्या होगा आपके इसमें? इग्निटेबिलिटी होगा। दूसरा क्या होगा? कोरोजिविटी होगा। तीसरा क्या होगा? रिएक्टिविटी होगा। और चौथा आपको क्या दिए हैं? चौथा आपको दिए हैं टॉक्सिसिटी होगा। क्या होगा? टॉक्सिक। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इग्निटेबिलिटी मैंने क्या होता है? ज्वलनशीलता। क्या होता है? ज्वलनशीलता होता है। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखना क्या है। उसके बाद जो आपका कोरोजिविटी होता है संक्षारकता कहलाता है, रिएक्टिविटी आप प्रतिक्रियाशील होता है, और विषाक्तता आपका टॉक्सिसिटी होता है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो वेस्ट है वो हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हैजार्डस वेस्ट आर ऑफन ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो हैजार्डस वेस्ट के फर्दर कुछ कैटेगरी होते हैं जिसमें आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट सब्सटेंस आता है। ये देखो क्वेश्चन आ चुका है, हमसे पूछा गया था कि अब जैसे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, मैंने नीचे क्वेश्चन ऐड किया, अब क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा कि कह देगा रेडियो एक्टिव वेस्ट इज आ। अब देखना क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। पहला ऑप्शन देगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन हैजार्डस वेस्ट। दूसरा देगा डिग्रेडेबल नॉन हैजार्डस वेस्ट। तीसरा दे देगा हैजार्डस वेस्ट बट नॉन बायोडिग्रेडेबल। चौथा दे देगा हैजार्डस वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल। तो इस तरह करके इंटर रिलेट करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं वो भी हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। बायोकेमिकल वेस्ट भी आपके हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत आएंगे। फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव वाले ये सारे के सारे आपके हैजार्डस वेस्ट के अंतर्गत कैटेगरी में आते हैं। मगर सबसे मेन पॉइंट जो है, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द हैजार्डस बायोलॉजिकल वेस्ट, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम से में पूछा जाता है ये वाला। तो ये पॉइंट्स याद करना कि हैजार्डस बायोलॉजिकल वेस्ट में आपका सबसे ज़्यादा होता है हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ के द्वारा जो वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं, फंक्शन क्या होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। टॉपिक खत्म हो गया वो। अब आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शनल एलिमेंट होते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो वेस्ट जनरेट होता है, फिर हम उसे हैंडलिंग करते हैं और सॉर्टिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और डिस्पोजल करते हैं। मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन ही बन गया। लो आपको इनमें से 4 दे दिया, मान लो एक हैंडलिंग का दे दिया, एक स्टोरेज का दे दिया, एक कलेक्शन का दे दिया, एक प्रोसेसिंग का दे दिया, और 4 ऐसे विकल्प दे दिए। पहले विकल्प में जैसे दे दिया हैंडलिंग दे दिया, उसका कलेक्शन दे दिया, स्टोरेज दे दिया, प्रोसेसिंग दे दिया, दूसरे वाले में दे दिया कलेक्शन दे दिया, फिर यहाँ पे हैंडलिंग दे दिया, यहाँ पे आपका प्रोसेस दे दिया, यहाँ पे आपका स्टोरेज दे दी। तो ऐसे करके क्या कर देगा कि कहेगा बताओ करेक्ट सीरीज कौन सी है। तो आपको ये पूरे अकॉर्डिंग टू दिस याद रखना है कि सबसे पहले वेस्ट जनरेशन होगा। जैसे ही वेस्ट जनरेट होगा
वेस्ट जनरेट होते ही वेस्ट जनरेशन मैं आपको बता देता हूँ, जो अपशिष्ट उत्पादन होता है उसका हैंडलिंग करेंगे। हैंडलिंग स्टोरिंग का मतलब छटनी वगैरह करेंगे, स्टोरेज का मतलब भंडारण करेंगे। उसके बाद आपका कलेक्शन का मतलब हम क्या करेंगे, संग्रहण करेंगे। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करेंगे। और प्रोसेसिंग और रिकवरी के लिए पुनः प्राप्ति करेंगे। और डिस्पोजल का मतलब निपटान कर देंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्रम पूछ सकता है आपसे, तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मैंने डिफाइन भी कर दिए टर्म्स की क्या होता है, मगर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बट अब डिफाइन कर दिए तो पढ़ लेते हैं। तो वेस्ट जनरेशन में अब रेजिडेंशियल हो सकता है, कॉमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल हो सोर्स से प्रोड्यूस। मतलब आपसे बोले कि वेस्ट कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है, तो रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है, ठीक है। इन सब जगह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा वेस्ट जनरेशन। अब हैंडलिंग स्टोरेज की बात करें, सॉर्टिंग करें या स्टोरेज, ये तीनों एक ही चीज़ में। तो वेस्ट आर सॉर्टेड बाय, किस प्रकार से हम उसको सॉर्टेड कर सकते हैं, तो हम रिसाइकलेबल द्वारा, ऑर्गेनिक्स द्वारा या इनर्ट द्वारा। कि भाई रिसाइकलेबल वेस्ट को हम अलग कर लें, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग कर लें, उसके बाद इनर्ट वेस्ट को हम अलग कर लें। तो इस तरह हम सॉर्टिंग करके हम क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कलेक्शन की। तो कलेक्शन वेस्ट इज गेदर्ड एंड मूव्ड टू ट्रांसफर एक स्टेशन और ट्रीटमेंट साइट। मतलब जो हमारे ट्रीटमेंट साइट्स है, जो हमारे स्टेशन है, जैसे ही हमने क्या किया, सॉर्टिंग किया वेस्ट को कि भैया रिसाइकिल वाले वेस्ट को अलग हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो गया, इनऑर्गेनिक वेस्ट अलग हो गया, इनर्ट वेस्ट अलग हो गया। अब क्या करना है कि अलग अलग करके अब इनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टेशन में या ट्रीटमेंट साइट्स में। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लार्ज व्हीकल शिफ्टेड, आपने देखा ही होगा कि घर में लोग आता है, वो कूड़ा गाड़ी हो गई, तो बहुत सारे पार्ट होते हैं कलेक्शन, ठीक है। तो आपको पता नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, तो जो पूरा के पूरी सिटी में जो आपका ये डंपिंग वाला सीन होता है ना, जब कूड़ा गाड़ी आती लेन, तो कूड़ा गाड़ी लाइन को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि जहाँ से वो एक बार निकल जाए तो पूरी सिटी में उसको दोबारा उस जगह का राउंड ना मारना पड़े। क्या होता है कि उससे बार बार रिपीट, तो ऐसे इंजीनियर्स जो होते हैं उसको ऐसे ही डिजाइन करते हैं रोडवे में कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, पहली बात तो कॉस्ट बचे, दूसरी बात कॉस्ट, सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं कि कहीं भी ऐसा ना हो कि हमारा जो स्लोप है अप हिल हो रहा है, मतलब अप हिल हो रहा है और हमारी गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही, तो हमेशा डाउन हिल साइड ही रखते हैं ताकि वापस आने में डाउन हिल ही हो, कि गिरने उड़ने का डर ना हो, ठीक है। खैर उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग की। तो वेस्ट मटेरियल आर प्रोसेस्ड बाय रिसाइकलिंग के द्वारा, कंपोस्टिंग के द्वारा कर सकते हैं, या एनर्जी रिकवरी के द्वारा, ठीक है। तो मतलब रिसाइकिल करके हम वेस्ट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। कंपोस्टिंग खाद के रूप में वगैरह यूज़ कर, फर्टिलाइजर भी फॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी रिकवरी का मतलब है कि वेस्ट से हम एनर्जी फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसका डिस्पोजल, फाइनली जब सारी चीज़ें हो गई कि नहीं भैया अब भी कुछ ना कुछ तो बच ही गया, तो अब क्या कहते हैं, फाइनल वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन सैनिटरी लैंडफिल। तो सैनिटरी लैंडफिल एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, क्योंकि आपका जो एग्जाम है, जो आपकी पोस्ट है, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। एंड और थ्रो इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मतलब जला वला के कर सकते हैं। दिस स्टेप वाइज एंड द कंपोनेंट बेस्ड ऑन फ्लो हेल्प्स टू विजुलाइज एंड हाउ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मूव फ्रॉम होम्स टू इंस्टीट्यूशन एंड वेरियस ऑफ द मैनेजमेंट स्टेजेज इंश्योरिंग द सेफ हैंडलिंग। तो पूरा का पूरा ये शॉर्ट में ये बताना चाह रहा है कि भाई जो ओवरऑल तुम्हारा वेस्ट बच गया तो उसको हम क्या करेंगे, या तो हम लैंडफिल कर देंगे, सैनिटरी लैंडफिल कर देंगे, या तो हम क्या कर देंगे, जला देंगे। और इस पे हम जो प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की तरह, जैसे कि हमारे घरों से वेस्ट मिला और घरों से लेके इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने पे वेरियस टाइप के जो हम मैनेजमेंट यूज करेंगे, जिससे कि हमारी क्या हो, हैंडलिंग सेफ रहे। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आप बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। तो थोड़ा पॉज करके आप लोग ना कमेंट में ज़रूर लिखा करिए कि हाँ सर इतना पढ़ा, अब इससे कुछ वो बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा पहले क्वेश्चन का। कह रहा व्हाट डज द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रिमेनली कंसिस्ट ऑफ। तो सब मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो MSW है, हम शॉर्ट में भी यूज करेंगे। जो MSW वेस्ट है सबसे पहले कहाँ से फॉर्म होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल से, एग्रीकल्चर से, रेजिड्यू से, कि बायोमेडिकल वेस्ट से, कि हाउस होल्ड या कमर्शियल वेस्ट से। तो डेफिनेशन ही पता है कि जहाँ सबसे पहले कहाँ से फॉर्म होता है जनरली म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो कहाँ से होता है, हाउस होल्ड या कमर्शियल वेस्ट से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ध्यान से पढ़ना, इज नॉट कंसीडर्ड
पार्ट ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से MSW नहीं है, मतलब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है। फूड स्क्रैप्स, यार्ड ट्रिमिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट ऑन पेपर एंड कार्डबोर्ड। तो याद रखो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में मैंने आपको बताया था जो आपके क्या हो जाए, डिस्पोज्ड हो जाए। तो इनमें से तुम अब देखो मैं फिर से ऊपर ले जा रहा हूँ। हमने जब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, कितने टाइप के पढ़े थे। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हमने जो सॉलिड वेस्ट में पढ़ा था हमने म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में जितना भी वेस्ट था ये देखो गार्बेज और रबिश आ रहा था, बाकी सब हैजार्डस, नॉन हैजार्ड, बायोकेमिकल सब किसमें आ रहा था आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो बस आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट अगर मैं कहूँ तो फूड आपका म्यूनसिपल हो गया, यार्ड ट्रिमिंग भी हो गया, उसका पेपर कार्ड हो गया। ये जो रेडियो एक्टिव वाला है ना वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मोस्टली आपके ऐसे टॉपिक कवर होंगे जो आपके जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए, जैसे कि श्रेडिंग क्या होता है, फ्लोराइजेशन क्या होता है, पायरोलिसिस क्या होता है, इंसिनरेशन क्या होता है, ये सारे हम टॉपिक कवर करें। तो शायद वीडियो लेंदी हो गई है, नो डाउट पहले दिन होता ही है ऐसा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाती, तो 25 मिनट हो गए। तो हम ये जो गार्बेज वाला पार्ट है, गार्बेज हो गया, रबिश क्या होता है, एसेस क्या होते हैं, फिर उसके क्वेश्चन रिलेटेड हैं। उसके बाद म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफिकेशन, हाउस होल्ड और डिस्पोजल ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ज़्यादा नहीं है, इतना ही है टॉपिक, तो कहो तो निपटा दें, 5 मिनट लगेगा, चलो कर ही लेते हैं, क्या है। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हम बात करें तो क्लासिफाइड में पहले गार्बेज होता हम पढ़ ही चुके हैं कि सर जितने, अच्छा पेट्रिसिबल मैंने प्यूट्रिसिबल मैंने बायो मतलब वो होता है बायोडिग्रेडेबल ही होता है। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द किचन, जो किचन से होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, ऑल द वेस्ट फूड आर्टिकल, इन्हें बस पढ़ लेना है आपको, अपने आप ही याद होगा। जैसे फ्रूट पीलिंग होता है, ठीक है, दीज वेस्ट आर द ऑर्गेनिक इन नेचर, कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, एंड दस लाइकली भी डिकम्पोज क्विकली, इससे क्या होता है जल्दी ही डिकम्पोज होते हैं, प्रोड्यूसिंग फॉल ऑर्डर, एक गंधे से देते हुए, और क्या होते हैं हेल्थ हैजार्ड्स, मतलब कि ये सारे क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा एक जगह बहुत दिन तक कचरा पड़ा रहा है तो डिकम्पोज तो होता है, मगर उससे क्या होता है कि एक बहुत ही फॉल टाइप की ऑर्डर टाइप की गैस है, गंदली टाइप की गैस आती है, जिससे मतलब कि ये सांस लेने में दिक्कत होती है, हेल्थ में इशू आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गार्बेज। गार्बेज की जो जनरली डेंसिटी होती है वो 450 to 900 kg पर मीटर क्यूब होती है, इसे रट्टा मार लेना भैया कि ये चीज़ पूछ रहा है। रबिश की बात करें तो रबिश क्या होता है, करकट होता है, जो इंक्लूडिंग द वेरिएट टाइप ऑफ मटेरियल हो गया, जैसे आइदर कंबस्टिबल, जो कि कंबस्टिबल भी हो सकता है, और इनकम्बस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल मैंने आपको बताया पेपर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल होता है। इनकम्बस्टिबल में आपका ब्रोकन ग्लास, क्रॉकरी हो गया, मेटल या मेजनरी वॉल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऐसे, उसके बाद इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है आपकी रबिश की, ये याद रखना, 50 to 400 kg पर मीटर क्यूब होती है। एसेस की बात करते हैं तो इनकम्बस्टिबल होता है, हाउस होल्ड हीटर्स हो गया, जैसे चूल्हा वगैरह, ये सब से जो राख निकलती है उसे हम एसेस वाला वेस्ट कहते हैं। डेंसिटी क्या होती है 700 to 850 kg पर मीटर क्यूब होती है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो बताओ भाई क्वेश्चन क्या होगा। व्हाट इज़ कॉमनली रिफर्ड एज द गार्बेज इन म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, हम किसे गार्बेज, हम मतलब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में हम किसे प्रेफर करेंगे कि ये गार्बेज है। पहला कंबस्टिबल वेस्ट लाइक पेपर एंड वुड, नॉन कंबस्टिबल वेस्ट लाइक पेपर एंड ग्लास, एंड ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम किचन एंड फूड प्रिपरेशन एसेस आर बर्न्ट मटेरियल। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई, ये तो कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल अलग अलग है। तो हमारा जो गार्बेज होता है सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक नेचर का होता है, तो ऑर्गेनिक नेचर के अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रबिश, रबिश को बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ओनली प्लास्टिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास, ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड। तो बताओ भाई इसका आंसर राइट क्या होगा, क्या आंसर आपको अकॉर्डिंग राइट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, अच्छा रबिश में क्या होता है, ऑर्गेनिक तो होता नहीं है, तो अगर दिमाग ही लगा ली कि सर अगर गार्बेज में आपका क्या होता है ऑर्गेनिक की बात कर रहा है, तो श्योर है कि आपका इनऑर्गेनिक, इसमें किसकी बात कर रहा होगा, आपकी इनऑर्गेनिक। तो हम फटाक से आंसर बी टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं, थोड़ा सा बस बच्चा देख लो यार, 1 मिनट और। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट क्लासिफाइड करते हैं। तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या होता है आपका बेसिस ऑन द सोर्सेस के बेसिस में। तो यार देखो यहाँ पे रिफ्यूज वर्ड आया, मैं आगे उसको बता रहा हूँ अभी। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, हाउस रिफ्यूज होता है, स्ट्रीट रिफ्यूज होता है, ट्रेड रिफ्यूज होता है। ये वर्ड याद रखना भैया।
दे आर रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल। अब याद करने का तरीका क्या है, सिंपल है, आप चीज़ों को ऐसे याद रखो, मैं बता रहा हूँ। हाउस रिफ्यूज आए तो आपको याद रखना है कि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल वेस्ट होगा। स्ट्रीट आ रहा है तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओपन एरिया वेस्ट। ओपन एरिया वेस्ट होता है, स्ट्रीट रिफ्यूज होता है। ट्रेड रिफ्यूज में दे आर जनरेटेड फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट साइड, ठीक है, तो ये आपका ट्रेड में आ जाता है। नोट में रिफ्यूज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। रिफ्यूज इज द मैनेज्ड एंड लैंडफिल्स may usually get stabilized generally with a period of 2 to 4 month। मतलब एक प्रकार से लैंडफिल टाइप का होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से 4 मंथ में के पीरियड में क्या करते हैं सेटल, मतलब जो भी वेस्ट होता है उसको डाल देते हैं और उसको क्या करते हैं देखते हैं तो 20 से 40% जब तक सेटल डाउन ना हो जाए। अब जब ये हो जाता है अपनी ओरिजिनल हाइट से 20 to 40% सेटल डाउन हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं फिल्ड अप कर देते हैं लैंड को, और फिर उसमें क्या करते हैं ग्रीन प्लांट वगैरह या उसमें पार्क वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल स्पॉट्स आपने देखा होगा कि नदी के किनारे बहुत सारे लोग पार्क वगैरह बनाते हैं, तो क्या करते हैं पहले इसी तरह वेस्ट को डंप करते जाते हैं। जब आपका गड्ढा फिल हो जाता है तो अब उसको क्या करते हैं लाइन फिल करके हम उस पर क्या करते हैं या तो गार्डनिंग कर देते हैं या तो ग्रीन प्लांट्स बना देते हैं, पार्क्स बना देते हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत। तो आपको याद रखना है क्या कि सर रिफ्यूज में कितने मंथ के लिए 2 to 4 मंथ, ये याद रखो। कितने % सेटल डाउन हो जाए, एटलीस्ट 20 to 40% हो जाए अपनी हाइट का, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद म्यूनसिपल सॉलिड डिस्पोजल कैसे करते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ MSW, तो ड्यूरिंग दिस टाइम द रिफ्यूज डिस्कार्डेड थ्रोन अवे टिल द टाइम इज लोडेड इन ट्रक्स, हम ट्रक्स में लोड करते हैं, ट्रांसपोर्टेट करते हैं। एंड रिसाइकलेबल मटेरियल जस्ट लाइक प्लास्टिक्स हो गया, पेपर हो गया, ग्लासेस हो गया, इनको क्या करते हैं रिमूव करते हैं बाय द रैग पिकर्स, ठीक है। उसके बाद आफ्टर वेस्ट आर लोडेड, जब ट्रक में लोड हो जाता है इट इज़ टेकन फॉर इट्स फाइनल डिस्पोजल, तो जहाँ पे हम उसको डिस्पोज करना चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड टू सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, प्रैक्टिस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्पोजल प्रोसेस जहाँ पे हम क्या करते हैं अपने वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहला ओपन डंपिंग। जब हम खुले में कचरा फेंक देते हैं तो सबसे ज़्यादा होता है, हम जब भी देखते हैं ओपन डंपिंग वाला सीन हमें ज़्यादा दिखाई देता है। उसके अलावा हम देखते हैं जहाँ पे वहाँ पे एरिया कम होता है तो हम वहाँ पे क्या करें सैनिटरी लैंड क्लीन करते हैं, जिसमें हम एक बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं, उसमें लेयर बाई लेयर हम क्या करते हैं अपना गार्बेज या वेस्ट को डालते हैं। इट्स कॉल्ड द कंट्रोल टिपिंग, जिससे क्या करते हैं कंट्रोल टिपिंग भी कहते हैं, ये वर्ड आया है, ठीक है, इसे याद रखो। उसके बाद श्रेडिंग क्या होता है, पुल्वराइजेशन क्या, तो इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं डिस्पोजल करते हैं या डिस्पोज करते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। कंपोस्टिंग के द्वारा भी हम करते हैं इंक्लूडिंग वर्मी कंपोस्टिंग मिला के, ठीक है। उसके बाद इंसिनरेशन के द्वारा भी करते हैं, थर्मल पाइरोलिसिस के द्वारा करते हैं, इन दोनों पे क्वेश्चन आया था, इस पर भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सारे के सारे पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ब्रेजिंग इट्स आउट टू द सी, ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है, इसके द्वारा भी हम डिस्पोजल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक का टॉपिक था, ठीक है। फाइनली चलो 30 मिनट्स में ख़त्म हो गया, नो डाउट। तो ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है और शाम तक शायद मैं आपको हिंदी में भी ये चीज़ बता दूँ, और मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको रिपीट कर लेना है एक बार, बहुत ही सिंपल है यार। ये थ्योरी पोर्शन है और ये पहली यूनिट थ्योरेटिकल है, दूसरी यूनिट से जब ट्रीटमेंट प्लान चालू होंगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो वैल्यू बेस्ड होंगे, जिसे हमें याद ही करना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हो गया, कितने डाया होता है, कितना हाइट होता है, कितनी सेटलिंग वेलोसिटी होती है, ठीक है, कितनी देर में आपका जो पार्टिकल मूव कर जाता है, टर्बिडिटी वगैरह, ये सारे पार्ट होंगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये जैसे यूनिट खत्म होगी इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो जैसा भी हो आप फीडबैक बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।